कहानी है जिंदगी के बाद भी। दोपहर का समय था। मैं ऑफिस में खाना खत्म करके जल्दी जल्दी अपनी फाइलें इकट्ठी कर रही थी। बस 15 मिनट में एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। इतने में ही फोन की घंटी बजी। उफ, अब यह किसका फोन आ गया? परेशान होकर मैंने फोन उठाया तो उधर से काजल आंटी की आवाज सुनाई पड़ी। काजल आंटी के साथ हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। उनके पति और मेरे पिता बचपन में स्कूल में साथ पढ़ते थे। आंटी की आवाज से मेरा माथा ठनका। आंटी कुछ उदास सी लग रही थी और मैं जल्दी में थी। पर फिर भी आवाज को भरसक मुलायम बनाकर मैंने कहा, हाँ आंटी, बताइए कैसी है आप? बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारे अंकल की तबीयत काफी खराब है। हम लोग पिछले 10 दिन से अस्पताल में ही है। बोलते बोलते उनका गला भर्रा गया तो मुझे भी चिंता हो गई। क्या हुआ आंटी? कुछ सीरियस तो नहीं है? सीरियस ही है बेटा। उनको 1 हफ्ते पहले दिल का दौरा पड़ा था और अब लकवा मार गया है। कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर भी कुछ उम्मीद नहीं दिला रहे हैं। कहते हुए उनका गला रुंध गया। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, अंकल ठीक हो जाएंगे। आप हिम्मत रखिए, मैं शाम को आती हूँ आपसे मिलने। एक तरफ मैं उन्हें दिलासा दिला रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी घड़ी देख रही थी। मीटिंग का समय होने वाला था और मेरे बॉस देर से आने वालों की तो बखिया ही उधेड़ देते थे। किसी तरह भागते भागते मीटिंग में पहुंची, पर मेरा दिमाग काजल आंटी और बंसल अंकल की तरफ ही लगा रहा। मीटिंग समाप्त होते होते शाम हो गई। मैंने सोचा, घर जाते हुए अस्पताल की तरफ से निकल चलती हूँ। वहां जाकर देखा तो अंकल की हालत सचमुच काफी खराब थी। डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया था। अस्पताल से निकलते हुए मैंने कहा, आंटी किसी चीज की जरूरत हो तो बताए। काजल आंटी पहले तो कुछ हिचकिचाई, पर फिर बोली, बेटा, 1 हफ्ते से अंकल अस्पताल में पड़े हैं। अब तुमसे क्या छिपाना। मेरे पास जितना पैसा घर में था, सब इलाज में खर्च हो गया है। इनके अकाउंट में तो पैसा है, परंतु निकालें कैसे? यह तो चेक पर दस्तखत नहीं कर सकते और एटीएम कार्ड का पिन भी बस इन्हें ही पता है। इनका खाता तुम्हारे ही बैंक में है। यह रही इनकी पासबुक और चेकबुक। क्या तुम बैंक से पैसे निकालने में कुछ मदद कर सकती हो? कहते हुए आंटी ने पासबुक और चेकबुक दोनों मेरे हाथ में रख दी। आंटी को पता था कि मैं उसी बैंक में नौकरी करती हूँ। आंटी, आपका भी अंकल के साथ जॉइंट अकाउंट तो होगा ना? आप चेक साइन कर दीजिए। मैं कल बैंक खुलते ही आपके पास पैसे भिजवा दूंगी। नहीं बेटा नहीं, वही तो नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, मैं तो इनके कामों में कभी दखल नहीं देती। इन्होंने कभी कहा नहीं और न ही मुझे कभी जरूरत महसूस हुई। बैंक का सारा काम तो अंकल खुद ही करते थे, पर पैसे तो इनके इलाज के लिए ही चाहिए। तुम तो बैंक में ही नौकरी करती हो, किसी तरह पैसा बैंक से निकलवा दोगी ना? आंटी ने इतनी मासूमियत भरी उम्मीद से मेरी ओर देखा तो मुझे समझ न आया कि मैं क्या करूं। बस चेक लेकर सोचती हुई घर आ गई। घर जाकर चेक फिर से देखा और बैंक की शाखा का नाम पढ़ा तो याद आया कि वहां का मैनेजर तो मुझे अच्छी तरह से जानता है। झटपट मैंने उसे फोन किया और सारी स्थिति समझाई। उसने तुरंत मौके की नजाकत समझी और मुझे आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, मैं बंसल साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। उनके सारे खाते हमारी ब्रांच में ही है। सुबह बैंक खुलते ही मैं खुद बंसल साहब के पास अस्पताल चला जाऊंगा और उनके दस्तखत करवा कर पैसे उनके पास भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बैंक के निर्देशों के अनुसार यदि कोई खाताधारी किसी कारण से दस्तखत करने की हालत में नहीं होता है, तो कोई अधिकारी अपने सामने उसका अंगूठा लगवा कर उसके खाते से पैसे निकालने के लिए अधिकृत कर सकता है। वह मैनेजर इन निर्देशों से भलीभांति अवगत था और बंसल अंकल की मदद करने के लिए भी तैयार था। यह जानकर मुझे बहुत तसल्ली हुई और मैं चैन की नींद सो गई। सुबह दफ्तर जाने की जगह मैंने कार अस्पताल की ओर मोड़ ली। मुझे बहुत खुशी हुई जब 9 बजते ही बैंक का मैनेजर भी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में विथड्रॉल फॉर्म था, जामुनी स्याही वाला इंकपैड भी था। बेचारा पूरी तैयारी से आया था। आते ही उसने बंसल अंकल से खूब गर्मजोशी से नमस्ते की तो अंकल के चेहरे पर भी कुछ पहचान वाले भाव आते दिखे। फिर मैनेजर ने कहा,
बंसल साहब, आपके अकाउंट से 25,000 रुपये निकालकर आपकी मैडम को दे दूं। जवाब में जब अंकल ने अपना सिर नकारात्मक तरीके से हिलाया, तो मैनेजर समेत हम सब सकते में आ गए। उसने फिर कहा, बंसल साहब, आपके इलाज के लिए आपकी मैडम को पैसा चाहिए। आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर दे दूं। जवाब फिर नकारात्मक था। बेचारे मैनेजर ने 3-4 बार प्रयास किया, पर हर बार बंसल अंकल ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। उसने हार न मानी और फिर कहा, बंसल साहब, आपको पता है कि यह पैसा आपके इलाज के लिए ही चाहिए। बंसल अंकल ने अब सकारात्मक सिर हिलाया, परंतु पैसे देने के नाम पर जवाब में फिर ना ही मिला। हालांकि यह अकाउंट बंसल अंकल के अपने अकेले के नाम में ही था। उन्होंने उस पर कोई नॉमिनेशन भी नहीं कर रखा था। बैंक मैनेजर ने आखिरी कोशिश की, बंसल साहब, आपकी मैडम को इस अकाउंट में नॉमिनी बना दूं। जवाब अब भी नकारात्मक था। आपका अकाउंट काजल जी के साथ जॉइंट कर दूं। जवाब में फिर नहीं। ताज्जुब की बात तो यह कि बंसल अंकल, जो कल तक न कुछ बोल रहे थे और न ही समझ रहे थे, बैंक से पैसे निकालने के मामले में आज सिर हिलाकर साफ जवाब दे रहे थे। मैनेजर ने मेरी ओर लाचारी से देखा और हम दोनों कमरे के बाहर आ गए। खाते से पैसे निकालने में मैनेजर ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। मैडम, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गईं, नहीं तो शायद आप मेरा भी विश्वास नहीं करती। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। बंसल साहब तो साफ मना कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी उनके अकाउंट से पैसे निकालने की अनुमति कैसे दे सकता है। मैनेजर की बात तो 16 आने खरी थी। बैंक मैनेजर तो वापस बैंक चला गया और मैं अंदर जाकर काजल आंटी को उसकी लाचारी समझाने की व्यर्थ कोशिश करने लगी। अस्पताल से लौटते समय मैं उन्हें अपने पास से 10,000 रुपये दे आई। साथ ही आश्वासन भी कि जितने रुपए चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा। आखिर अंकल का इलाज तो करवाना ही है। शाम को बैंक से लौटते हुए मैं काजल आंटी के पास फिर गई। वे अभी भी दुखी थीं। मैंने भी उनसे पूछ ही लिया, आंटी, आपने कभी अंकल को अकाउंट जॉइंट करने के लिए नहीं कहा क्या? कहा था बेटा, कई बार कहा था, पर वह मेरी कब मानते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि मैं क्या इतनी जल्दी मरने जा रहा हूँ। एक बार शायद यह भी कह रहे थे कि यह मेरा पेंशन अकाउंट है, जॉइंट नहीं हो सकता है। नहीं नहीं आंटी, शायद उन्हें पता नहीं है। अभी तो पेंशन अकाउंट भी जॉइंट हो सकता है। चलो अंकल ठीक हो जाएंगे तब उनका और आपका अकाउंट जॉइंट करवा देंगे और नॉमिनेशन भी करवा देंगे, कहकर मैं घर आ गई। रास्ते भर गाड़ी चलाते हुए मैं यही सोचती रही कि बंसल अंकल वैसे तो आंटी का इतना ख्याल रखते हैं, पर इतनी महत्वपूर्ण बात पर कैसे ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन और निकल गए। बंसल अंकल की तबीयत और बिगड़ती गई। आखिरकार लगभग 10 दिन बाद उन्होंने अंतिम सांस ले ली और काजल आंटी को रोता बिलखता छोड़ परलोक सिधार गए। पति के जाने के अकथनीय दुख के साथ साथ आंटी के पास अस्पताल का बड़ा सा बिल भी आ गया। उनका अंतिम संस्कार होने तक आंटी के ऊपर कर्जा काफी बढ़ गया था। घर की सदस्य जैसी होने के नाते मैं लगभग रोज ही उनके पास जा रही थी और मैंने जो पहला काम किया वह यह कि बंसल अंकल के सभी खाते बंद करवा के उन्हें काजल आंटी के नाम करवाया। इन कामों में बहुत से फॉर्म पूरे करने पड़ते हैं, पर बैंक में नौकरी करने की वजह से मुझे उन सब की जानकारी थी। आंटी को सिर्फ इंडेमिनिटी बॉन्ड, एफिडेविट, हेयरशिप सर्टिफिकेट आदि पर अनगिनत दस्तखत ही करने पड़े थे, जो मुझ में पूरा भरोसा होने के कारण वे करती चली गईं। और रिकॉर्ड टाइम में मैंने बंसल अंकल के सभी खाते आंटी के नाम में करवा दिए। आंटी ने चैन की सांस ली और सारे कर्जों का भुगतान कर दिया। अपने खातों में उन्होंने नॉमिनी भी मनोनीत कर लिया। अंकल के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स आदि का भी यही हाल था। सबको ठीक करने में कुछ समय अवश्य लगा, पर मुझे यह सब काम पूरा करके बहुत ही संतोष मिला। बंसल अंकल सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। अब आंटी की फैमिली पेंशन भी आनी शुरू हो गई थी। और तो और, उन्होंने एटीएम से पैसे निकालना, चेक जमा करना और पासबुक में एंट्री कराना भी सीख लिया था। सार यह कि उनका जीवन एक ढर्रे पर चल निकला था। इस बात को कई महीने निकल गए, पर एक बात मेरे दिल को बार बार कचोटती रही। ऐसा क्या था कि अंकल ने अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकालने दिए।
फिर एक बार मौका निकालकर मैंने आंटी से पूछ ही लिया। यह सुनकर आंटी सक पकाकर चुपचाप जमीन की ओर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था, पर कुछ क्षण पश्चात आंटी जैसे हिम्मत बटोरकर बोली, बेटा क्या बताऊं, पैसा चीज ही ऐसी है, जब अपने ही सगे धोखा देते हैं, तब शायद आदमी के मन से सभी लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं चुपचाप आंटी की ओर देखती रही। मेरी उत्सुकता और अधिक जानने के लिए बढ़ गई थी। आंटी आगे बोली, जब तुम्हारे अंकल मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उनके पिता यानी मेरे ससुर जी बहुत बीमार थे। पैसों की जरूरत पड़ती रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी चेकबुक ब्लैंक साइन करके रख दी थी। मेरे जेठ के हाथ वो चेकबुक पड़ गई और उन्होंने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। ना ससुर जी के इलाज के लिए पैसे बचे और न इनकी पढ़ाई के लिए। मेरी सास पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गई। फिर अपने अपने जेवर बेचकर उन्होंने इनकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करवाई और साथ ही सीख भी दी कि पैसे के मामले में किसी पर भी विश्वास नहीं करना, अपनी बीवी पर भी नहीं। तुम्हारे अंकल ने शायद अपनी जिंदगी के उस कड़वे सत्य को आत्मसात कर लिया था और अपनी माँ की सीख को भी। इसीलिए वह अपने पैसे पर अपना पूरा नियंत्रण रखते थे और उस लकवे की हालत में भी उनके अंतर्मन में वही एहसास रहा होगा। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, पर आंटी तनाव में लग रही थी। मैंने बात बदली, चलिए छोड़िए आंटी, मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। समय बीतता गया। काजल आंटी की मनोस्थिति अब लगभग ठीक हो गई थी और अपने काम संभालने से उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हो रहा था। वैसे तो काजल आंटी पढ़ी लिखी थी। हिंदी साहित्य में उन्होंने स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई की थी, परंतु पिछले 40 सालों में केवल घरबार में ही विलीन रहने से उनका जो आत्मविश्वास खोसा गया था, धीरे धीरे वापस आने लगा था। मैं जब भी उनसे मिलने जाती, मुझे यही ख्याल बार बार सताता था कि हर एक व्यक्ति भलीभांति जानता है कि उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। बुढ़ापे की तो छोड़ो, जिंदगी का तो कभी कोई भरोसा नहीं है, पर फिर भी अपनी मृत्यु के पश्चात अपने प्रियजनों की आर्थिक सुरक्षा के बारे में कितने लोग सोचते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अपना बैंक खाता ज्वाइंट करवाना, अपने सभी खातों, शेयर्स, म्यूचुअल फंड आदि में नॉमिनी का पंजीकरण करवाना आदि। साथ ही अपनी वसीयत करना भी तो कितना महत्वपूर्ण काम है, पर इन सब के बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है। अब काजल आंटी को ही ले लीजिए। उन बेचारी को तो यह भी पता नहीं था कि वे फैमिली पेंशन की हकदार है। अंकल के पीपीओ वगैरह की जानकारी तो बहुत दूर की बातें हैं। लोग जिंदा रहते हुए अपने परिवार का कितना ख्याल रखते हैं, परंतु कभी यह नहीं सोचते कि मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और काजल आंटी के जीवन में सब कुछ सामान्य सा हो गया। उनके घर मेरा आना जाना भी कम हो गया। पर अचानक एक दिन आंटी का फोन आया, बेटा शाम को दफ्तर से लौटते हुए कुछ देर के लिए घर आ सकती हो क्या? हाँ हाँ जरूर आंटी, कोई खास बात है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, पर शाम को आना जरूर। आवाज से आंटी खुश लग रही थी। शाम को जब मैं उनके घर पहुंची, तो उन्होंने मेरे आगे लड्डू रख दिए। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। लड्डू किस खुशी में आंटी? मैंने कौतूहलवश पूछा, तो एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। पहले लड्डू खाओ बेटा। बहुत दिन बाद काजल आंटी को इतना खुश देखा था। दिल को अच्छा लगा। लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। एक के बाद मैंने दूसरा भी उठा लिया। तब तक आंटी अंदर के कमरे में गईं और लौटकर सरिता मैगजीन की एक प्रति मेरे हाथ में रख दी। यह देखो, तुम्हारी आंटी अब लेखिका बन गई है। मेरी पहली कहानी इसमें छपी है। आपकी कहानी? वाह आंटी वाह, बधाई हो। हाँ, कहानी क्या, आप बीती ही समझ लो। मैंने सोचा कि क्यों न सब लोगों को बताऊं कि पैसे के मामले में पत्नी के साथ साझेदारी न करने से क्या होता है और संयुक्त खाता न खोलने से उसको कितनी परेशानी हो सकती है। तुम्हारी मदद न मिलती तो मैं पता नहीं क्या करती। जैसा मेरे साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ न हो। कहते कहते काजल आंटी की आंखें नम हो चली थी और साथ में मेरी भी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।